नमस्ते, आपका स्वागत है द व्यक्तित्व पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। वो नाम जो सुनते ही मतलब जहन में आता है चांद और पहला कदम। हाँ, बिल्कुल, चांद पर पहला कदम, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ वहीं तक नहीं थी। सही कहा, एस्ट्रोनॉट तो थे ही, पर एक बेहतरीन एरोस्पेस इंजीनियर भी, नेवल ऑफिसर, टेस्ट पायलट, यहाँ तक कि प्रोफेसर भी। जी, कई सारे पहलू थे उनकी शख्सियत के। नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आज हम कोशिश करेंगे उनकी पूरी जिंदगी के सफर को करीब से जानने की। बिल्कुल, बचपन से लेकर उस ऐतिहासिक क्षण तक और उसके बाद की उनकी जिंदगी। सब पर बात करेंगे, कैसे एक आम लड़के का जुनून उसे सितारों तक ले गया। तो कहानी शुरू होती है 5 अगस्त 1930 वापकोनेटा, ओहायो से। स्टीफन और वियोला आर्मस्ट्रॉन्ग के बेटे थे वो। हाँ, पिता सरकारी ऑडिटर थे, तो इस वजह से उनका बचपन काफी घूमने फिरने में बीता। मतलब करीब 16 अलग-अलग शहरों में रहे वो। 16 शहर काफी ज्यादा है। शायद इसी वजह से वो काफी अडेप्टेबल भी रहे होंगे। हो सकता है। और शायद इसी घूमने फिरने के दौरान जब वो मुश्किल से 5 या 6 साल के रहे होंगे, उन्हें पहली बार हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। अच्छा, कौन सा जहाज था वो? वो एक फोर्ड ट्राइमोटर था। उसको प्यार से टिन गूज भी कहते थे। कहते हैं कि बस वो अनुभव उनके मन में ऐसा बैठ गया कि वहीं से उड़ान का कीड़ा लग गया, समझिए। अरे वाह, मतलब इतनी छोटी उम्र में। जी। और ये शौक इतना बढ़ गया कि 15 साल की उम्र तक आते आते सोचिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला था, बस स्टूडेंट पायलट लाइसेंस ले लिया था उन्होंने। हाँ, ये तो कमाल की बात है। और इसके लिए पैसे कैसे जुटाए? छोटे मोटे काम करके, फार्मेसी में, कभी कब्रिस्तान में घास काटना, मतलब लगन देखिए। बिल्कुल, यहीं से उनका वो दृढ़ निश्चय दिखता है। और वो ईगल स्काउट भी बने थे ना। हाँ, बॉय स्काउट्स में सबसे ऊंचा दर्जा। और वो खुद इसे अपनी बड़ी उपलब्धियों में मानते थे। ये उनके मेथोडोलॉजिकल अप्रोच को दिखाता है। फिर 1947 में हाई स्कूल के बाद पर्ड्यू यूनिवर्सिटी गए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने। जी, लेकिन वहाँ एडमिशन नेवी के हॉलोवे प्लान के तहत हुआ था। अच्छा, ये हॉलोवे प्लान क्या था? ये नेवी का एक प्रोग्राम था। मतलब नेवी आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी, बदले में आपको पढ़ाई के बाद नेवी में सर्विस देनी होगी, फ्लाइट ट्रेनिंग और फिर बतौर एविएटर। ओह, तो ये एक तरह से नेवी के लिए टैलेंट सिक्योर करने का तरीका था। बिल्कुल। तो 1949 में उन्होंने नेवल फ्लाइट ट्रेनिंग शुरू की और सिर्फ 19 साल की उम्र में नेवल एविएटर बन गए। अपने स्क्वाड्रन में सबसे यंग थे वो। और फिर जल्दी ही एक्शन देखने को मिला, कोरियाई युद्ध शुरू हो गया। हाँ, उन्हें एक्टिव ड्यूटी पर यूएसएस एसेक्स एयरक्राफ्ट कैरियर पर भेजा गया। वहां वो ग्रमन F9F पैंथर जेट उड़ाते थे। और उन्होंने काफी मिशन उड़ाए वहां, है ना? जी हाँ, 78 कॉम्बैट मिशंस, करीब 121 घंटे हवा में बिताए उन्होंने लड़ाई के दौरान। और कई खतरनाक सिचुएशंस का सामना भी किया। जैसे कि? एक बार तो दुश्मन के इलाके में बहुत नीचे उड़ान भरते हुए उनका प्लेन एक केबल से टकरा गया। विंग का करीब 3 फीट हिस्सा टूट गया। अरे बाप रे। हाँ, लेकिन उन्होंने किसी तरह प्लेन संभाला, उसे वापस फ्रेंडली टेरिटरी तक लाए और फिर इजेक्ट किया। जान बच गई। कमाल है। और एक बार एंटी एयरक्राफ्ट फायर का भी शिकार हुए थे। जी, लेकिन उस बार भी वो प्लेन को और मिशन को पूरा करके वापस बेस ले आए। ये दिखाता है कि प्रेशर में वो कितने शांत रह सकते थे। इन सब के लिए उन्हें एयर मेडल, गोल्ड स्टार, कुरियन सर्विस मेडल जैसे सम्मान भी मिले। ये उनके कौशल का सबूत थे। बिल्कुल। 1952 में उन्होंने नेवी छोड़ी और वापस पर्ड्यू गए अपनी डिग्री पूरी करने। और वहीं उनकी मुलाकात जेनेट शेरॉन से हुई, जिनसे उन्होंने 1956 में शादी की। जी, और उनके 3 बच्चे हुए, एरिक, कैरन और मार्क। लेकिन यहाँ एक दुखद बात भी हुई। उनकी बेटी कैरन। हाँ, उनकी बेटी कैरन को सिर्फ 2 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। और अफसोस 1962 में 3 साल की होने से कुछ ही पहले उनकी मृत्यु हो गई। ये तो बहुत बड़ा सदमा रहा होगा उनके लिए। यकीनन कहा जाता है कि वो इस दुख को ज्यादा जाहिर नहीं होने देते थे, बल्कि खुद को काम में और भी ज्यादा डुबो लिया उन्होंने। शायद ये उनके रिजर्व नेचर को और बढ़ा गया। खैर, 1955 में डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने नैका ज्वाइन किया। हाँ, नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स, जो बाद में नासा बना। पहले क्लीवलैंड में थे, फिर कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस चले गए। और वहां वो टेस्ट पायलट बने। अगले 7 साल उन्होंने यही किया। और क्या कमाल का काम किया। मतलब वो अपने समय के सबसे सम्मानित टेस्ट पायलट्स में से एक थे। 200 से ज्यादा अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट उड़ाए उन्होंने। 200 से ज्यादा? जिसमें X-15 भी शामिल था। हाँ, वो मशहूर X-15 रॉकेट प्लेन। उससे तो वो स्पेस के किनारे तक पहुंच गए थे। करीब 63 किलोमीटर की ऊंचाई और मार्क 5 से ज्यादा स्पीड। मार्क 5,
आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज। जी, उनकी प्लानिंग, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनका शांत स्वभाव सब लाजवाब था। और यही सारी खूबियां थी जिनकी वजह से नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट बनने के लिए चुना, है ना? बिल्कुल। 1962 में एस्ट्रोनॉट्स का दूसरा ग्रुप चुना गया, जिसे न्यू 9 कहते थे। नील आर्मस्ट्रांग उनमें से एक थे। ये ग्रुप जेमिनी और अपोलो मिशंस के लिए था। उनकी पहली स्पेस फ्लाइट कौन सी थी? वो थी जेमिनी 8 मार्च 1966 में। डेविड स्कॉट उनके साथ पायलट थे और मिशन का लक्ष्य बहुत बड़ा था, स्पेस में पहली बार 2 स्पेसक्राफ्ट को डॉक करना। और उन्होंने कर दिखाया। हाँ, डॉकिंग सफल रही। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? स्पेसक्राफ्ट अचानक बेकाबू होकर घूमने लगा, बहुत तेजी से, करीब 1 चक्कर प्रति सेकंड। ओह, ये तो बहुत खतरनाक था। बहुत ज्यादा, जान खतरे में थी। लेकिन यहां फिर आर्मस्ट्रांग का अनुभव और उनका ठंडा दिमाग काम आया। उन्होंने फौरन प्रॉब्लम समझी। क्या थी प्रॉब्लम? उनके अपने जेमिनी क्राफ्ट का एक थ्रस्टर अटक गया था और लगातार फायर कर रहा था। उन्होंने फौरन मेन सिस्टम बंद करके बैकअप थ्रस्टर से क्राफ्ट को कंट्रोल किया। वाओ, मतलब उन्होंने अपनी और स्कॉट की जान बचा ली। बिल्कुल। लेकिन मिशन छोटा करना पड़ा, उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पर इस घटना ने नासा को दिखा दिया कि आर्मस्ट्रांग मुश्किल हालात में कितने काबिल थे। सही बात है। इसके बाद वो जेमिनी 11 के बैकअप कमांडर भी रहे। जी। और फिर आया अपोलो प्रोग्राम। वो पहले अपोलो 8 के बैकअप कमांडर बने। ये वो मिशन था जो पहली बार चांद का चक्कर लगा कर आया था। और फिर आया अपोलो 11 का नंबर। दिसंबर 1968 में क्रू फाइनल हुआ। कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन और कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस। अब सवाल ये कि आर्मस्ट्रांग को ही कमांडर क्यों चुना गया? क्या सिर्फ क्रू रोटेशन की वजह से? रोटेशन एक कारण था, हाँ, पर उससे भी ज्यादा, जैसा हमने कहा, उनका शांत स्वभाव, उनका कोई ईगो नहीं वाला रवैया और जेमिनी 8 वाला अनुभव। नासा को लगा कि चांद पर पहले कदम वाले इस ऐतिहासिक मिशन के लिए वो सबसे सही इंसान थे। ट्रेनिंग तो जबरदस्त चली होगी। वो LLTV वाली घटना भी तो हुई थी। हाँ, लूनर लैंडिंग ट्रेनिंग व्हीकल। वो चांद की ग्रेविटी सिमुलेट करता था। मई 1968 में ट्रेनिंग के दौरान वो क्रैश हो गया था और आर्मस्ट्रांग को ऐन मौके पर रिजेक्ट करना पड़ा था। बाल बाल बचे थे। पर कहते हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं, सीधा ऑफिस जाकर काम करने लगे। हाँ, यही तो उनकी खासियत थी, आई स्कूल। एक और बात सुनने में आती है कि नासा में कुछ लोगों को एल्ड्रिन के स्वभाव को लेकर थोड़ी चिंता थी। हाँ, ऐसा कहा जाता है। और आर्मस्ट्रांग को ये ऑप्शन भी दिया गया था कि वो चाहें तो एल्ड्रिन की जगह जिम लोवेल को ले सकते हैं। लेकिन आर्मस्ट्रांग ने मना कर दिया। जी, उन्होंने एल्ड्रिन को ही चुना। शायद उन्हें लगा कि टीम अच्छी चल रही है, या शायद वो चाहते थे कि लोवेल अपना खुद का मिशन कमांड करें, जो बाद में अपोलो 13 बना। ये उनके नेतृत्व को दिखाता है। और फिर आया 16 जुलाई 1969 का दिन, अपोलो 11 का लॉन्च। हाँ, सैटर्न वी रॉकेट पर सवार होकर वो चांद की ओर चले। लाखों लोग लॉन्च देखने आए थे, करोड़ों ने टीवी पर देखा। एक ऐतिहासिक पल था वो। 3 दिन का सफर। और फिर 20 जुलाई को आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल ईगल में बैठकर चांद की सतह की ओर बढ़े। हाँ, माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में ऑर्बिट में ही रहे। लेकिन लैंडिंग आसान नहीं थी। कंप्यूटर उन्हें पत्थरों से भरी जगह पर ले जा रहा था। जी हाँ, और फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। मिशन कंट्रोल में सब सांस रोके हुए थे। तब आर्मस्ट्रांग ने मैनुअल कंट्रोल ले लिया। बिल्कुल। उन्होंने ईगल को उड़ाते हुए एक सुरक्षित जगह खोजी और जब 30 सेकंड से भी कम फ्यूल बचा था तब लैंड किया। 20 जुलाई 1969 रात 8:17 UTC। जगह सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और फिर वो ऐतिहासिक मैसेज, ह्यूस्टन, ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। हाँ, ह्यूस्टन में सबने चैन की सांस ली। कहते हैं उस वक्त 45-50 सेकंड का ही फ्यूल बचा था, मतलब बिल्कुल किनारे पर थे वो। लैंडिंग के करीब 6.5 घंटे बाद आखिरकार वो पल आया। 21 जुलाई 1969। सुबह 2:56 UTC पर आर्मस्ट्रांग ने लूनर मॉड्यूल की सीढ़ी से उतरकर अपना बायां पैर चांद की सतह पर रखा और कहे वो अमर शब्द, That's one small step for a man, one giant leap for mankind. इस पर बहस होती है कि उन्होंने कहा था या नहीं। हाँ, वो कहते थे कि कहा था, पर शायद ट्रांसमिशन में सुनाई नहीं दिया। पर बात का मतलब साफ था, एक इंसान का छोटा कदम पर मानवता के लिए एक विशाल छलांग। करीब 20 मिनट बाद बज एल्ड्रिन भी उतरे। जी, चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान।
दोनों ने मिलकर करीब 2.5 घंटे चांद पर बिताए। क्या क्या किया उन्होंने वहां? वैज्ञानिक उपकरण लगाए, करीब 47.5 पाउंड चांद की मिट्टी और पत्थर जमा किए, तस्वीरें ली और अमेरिकी झंडा गाड़ा। हाँ, झंडे वाली बात भी दिलचस्प है। वो लहराता हुआ क्यों दिखता है तस्वीरों में? क्योंकि उसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगी थी ऊपर, ताकि वो फैला हुआ दिखे। हवा तो है नहीं वहां। अच्छा, और ये भी कहते हैं कि ज्यादातर तस्वीरों में एल्ड्रिन ही दिखते हैं। हाँ, शायद इसलिए कि कैमरा ज्यादातर आर्मस्ट्रॉन्ग के पास था, या शायद वो अपने काम में ज्यादा मगन थे। कुछ तस्वीरों में एल्ड्रिन के हेलमेट वाइजर में उनका रिफ्लेक्शन दिखता है अवश्य। राष्ट्रपति निक्सन ने भी फोन पर बात की थी उनसे। जी हाँ, ओवल ऑफिस से। और फिर वापसी की तैयारी। लेकिन वहां भी एक गड़बड़ हुई थी ना? हाँ, जब वो ईगल के एसेंट इंजन को स्टार्ट करने वाले थे तो देखा कि उसका स्विच टूट गया है। अरे, फिर क्या हुआ? अगर इंजन स्टार्ट न होता तो वो वहीं फंस जाते। हाँ, पर बज एल्ड्रिन ने एक बॉल पॉइंट पेन की नोक से सर्किट पूरा किया और इंजन स्टार्ट हो गया। क्या बात है, एक पेन ने मिशन बचा लिया। हाँ, कह सकते हैं। फिर ईगल उड़ा, कोलंबिया से जुड़ा और तीनों वापस पृथ्वी की ओर चल पड़े। 24 जुलाई को प्रशांत महासागर में उनकी लैंडिंग हुई। हीरो की तरह स्वागत हुआ। बिल्कुल। क्वारंटाइन के बाद दुनिया भर का टूर किया उन्होंने, पर आर्मस्ट्रॉन्ग को ये शोहरत कभी पसंद नहीं आई। हाँ, वो काफी प्राइवेट इंसान थे। जी, वो खुद को बस एक इंजीनियर और पायलट मानते थे। उन्हें लगता था कि ये सब हालातों की वजह से हुआ। उन्होंने इंटरव्यू कम दिए, ऑटोग्राफ देना बंद कर दिया। 1917 में मास्टर्स डिग्री पूरी की और 1971 में नासा छोड़ दिया। ये काफी चौंकाने वाला था। हाँ, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। 1979 तक वो प्रोफेसर रहे। और उसके बाद वो कई कंपनियों के बोर्ड में रहे, AIL सिस्टम्स के चेयरमैन भी बने। और जब देश को जरूरत पड़ी, जैसे चैलेंजर और कोलंबिया शटल दुर्घटनाओं की जांच में, तो वो सामने आए। निजी जिंदगी में भी बदलाव आए। 1994 में जैनेट से तलाक हुआ और 1999 में कैरल हेल्डनाइट से शादी की। जी, उन्हें ढेरों सम्मान मिले। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, 17 देशों ने सम्मानित किया। चांद पर एक क्रेटर और एक एस्ट्रॉइड का नाम भी उनके नाम पर है। बिल्कुल, उनकी विरासत बहुत बड़ी है। 7 अगस्त 2012 को उनकी हार्ट सर्जरी हुई। हाँ, बाईपास सर्जरी। और फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बाद 25 अगस्त 2012 को 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पूरी दुनिया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी विरासत सिर्फ चांद पर पहले कदम की नहीं है, वो साहस, योग्यता और शायद सबसे बढ़कर विनम्रता के प्रतीक है। एक हीरो जिसने कभी हीरो बनना चाहा ही नहीं। उन्होंने दिखाया कि कैसे इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी जमीन से जुड़े रहा जा सकता है। उनके परिवार ने उनके निधन पर एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अगर कोई नील को सम्मान देना चाहता है तो बस एक साधारण सी गुजारिश है, उनकी सेवा, उपलब्धि और विनम्रता के उदाहरण का सम्मान करें। और अगली बार जब आप साफ रात में बाहर निकलें और चांद को मुस्कुराते हुए देखें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सोचें और उन्हें आंख मारकर इशारा करें। वाह, कितना सुंदर तरीका है उन्हें याद करने का। बिल्कुल। तो ये थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी। एक इंजीनियर, एक पायलट, एक एस्ट्रोनॉट और चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान की। उनकी यात्रा हमें प्रेरणा देती है। हाँ, सपने देखने की और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, लगन और शांति से काम करने की, और उनकी विनम्रता, वो शायद सबसे बड़ी सीख है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।